देखो राव साहब लाड तो दिखाते नहीं थे, अच्छा। ठीक है ना। वो डांट जरूर पड़ती थी, पर डांट उन चीज़ों के ऊपर पड़ती थी जो उनके नियम के विरोध होता था। जी जी जो हम बचपन में गलती करते थे जी। वो सिखाने के लिए डांट पड़ती थी। अच्छा, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, चाहे थोड़े ही समय के लिए रहे, उस समय सीएम हाउस में जाना रहना हुआ आपका? अगर पंचायत आती थी तो लॉन में मिलते थे जी कि सारे के सारे बैठ जाएं। जी कोई अपनी दुख तकलीफ लेके आया होता था एक से एक बात करने की, तो उनको ऑफिस में मिला करते थे। जी। सबसे पहले तो मेरे को सरपंची लड़वाया यहाँ गांव का, सबसे पहले कि अगर तुमने राजनीति लंबी करनी है तो गांव की समस्या जो हैं वो सीखोगे, उनको कैसे हल करना है वो सीखोगे, जब भी आप आगे जा सकोगे। राव साहब ने साफ साफ कह दिया था कि भाई मेरी कोई बुत या मेरी कोई स्टैचू में नहीं लगानी कभी भी। देखिए वैजी उस वक़्त ये थी कि आदमी जो डांट खा के खड़ा रह जाएगा वो पक्का है मेरा। हाँ, क्योंकि राव साहब की डांट खाना आसान काम नहीं था, काफ़ी कैडी पड़ती थी, और हम भाइयों में से मैं ही था एक जो डांट खाने के बाद खड़ा रहता था। हाँ। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के रेजिडेंस पर। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है 20 फरवरी को। हर वर्ष उनके शुभचिंतक, उनके परिवार वाले, उनके स्वजन उनका जन्मदिन मनाते हैं, और जन्मदिन पर उनके सुपुत्र राव यादवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राव यादवेंद्र सिंह के पास जितनी यादें हो सकती है, छोटा वैसे भी लाडला होता है जो उनके पास बहुत सारी यादें होती हैं। पिता के लाडले छोटे बेटे राव यादवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। इन्हें वैसे भी छोटे लाड से प्यार से परिवार में कहा जाता रहा है। तो ये अब छोटे जो बेटे हैं उनका रेजिडेंस है, राव वीरेंद्र का पुराना रेजिडेंस। इस रेजिडेंस में हमने कई बार, जब मैं दैनिक जागरण में था तो राव साहब का इंटरव्यू यहाँ किया था। मैंने पहले ही बताया, अंतिम साक्षात्कार मैंने ही किया था। आखिरी आपने करा? हाँ, आखिरी। तो आज हम आपके पास पहुँचे राव साहब से जुड़ी, आपसे जुड़ी उन यादों को लेकर के। सबसे पहले तो आपने समय दिया, धन्यवाद है यादवेंद्र जी। आपने याद किया, उसका धन्यवाद। हाँ, ठीक है। सीधा सीधा यही है, जैसे पिता के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसे माँ का लाड और पिता की डांट दोनों का जिक्र आता है। तो कभी पिता की डांट किसी बात पर खाई हो? पिता डांटते थे तो किस बात पर डांटते थे? आपको लाड लड़ाते थे तो किस बात पर, और आपको डांट लगती थी तो किस बात पर? कोई यादगार किस्सा आपसे डांट का? देखो राव साहब लाड तो दिखाते नहीं थे, ठीक है ना। वो डांट जरूर पड़ती थी, पर डांट उन चीज़ों के ऊपर पड़ती थी जो उनके नियम के विरोध होता था। जो हम बचपन में गलती करते थे वो सिखाने के लिए डांट पड़ती थी कि तुमने ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। क्यों? शुरुआत से हम सारे के सारे लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहे शुरुआत से ही। तो वहां पर अगर हमारा बुरा व्यवहार हो जाता था कि किसी को गलत बोल दिया या किसी को छोटा समझ के कुछ कह दिया, तो डांट पड़ती थी। तो राजकुमार की भूमिका में जब कभी आए तो डांट पड़ती थी। आम आदमी की तरह चाहते थे वो? नहीं, वो कहते भाई आदमी हैं, आप भी आदमी हो, आराम से मिलो, भाई बंदी जताओ, पब्लिक डीलिंग सिखाने के चक्कर में। अच्छा, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, चाहे थोड़े ही समय के लिए रहे, उस समय सीएम हाउस में जाना रहना हुआ आपका? नहीं, हम स्कूल में थे। अच्छा, उस समय स्कूल में थे? जो स्कूल में थे सारे के सारे। कहाँ पढ़ते थे उस समय आप? लॉरेंस स्कूल सनावर। अच्छा। तो उस समय सीएम हाउस में रहने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला। वो केंद्रीय मंत्री बने फिर बाद में, तब नहीं, दिल्ली रहने का? जब तो रहता था मैं ही साथ रहता था अधिकतर। तो उस समय जाहिर है पूरे अहिरवाल बेल्ट से, देश के दूसरे स्थानों से भी राव साहब के जो शुभचिंतक थे वो पहुंचते थे मकान पर। उनका जो मुलाकात करने का लोगों से, वो क्या सिलसिला था? कोई टाइम निर्धारित कर रखा था या कोई कभी भी आओ? किस तरह मिलते थे और उनका किस तरह का वो रहता था मुलाकात का जो सिस्टम है? एक एक करके बारी बारी आओ, मतलब कुछ उनसे जुड़ी यादें मुलाकात की जो है। ऐसा था साहब का कि साहब के पास बहुत ज़्यादा मंत्रालय थे।
तो टाइम बहुत कम मिलता था। तो 5 बजे जब वापस आया करते थे, उसके बाद जो लोग बाग इंतजार कर रहे होते थे मिलने के लिए, अगर पंचायत आती थी तो लॉन में मिलते थे कि सारे के सारे बैठ जाएं। कोई अपनी दुख तकलीफ लेके आया होता था एक से एक बात करने की, तो उनको ऑफिस में मिला करते थे। और उस वक्त बाकी मंत्री भी आया करते थे, एमएलए भी आया करते थे, जैसे आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश से लोग बाग आया करते थे, क्योंकि अहम मंत्रालय थे उनके पास। उनको ड्राइंग रूम में बैठाया करते थे, और फिर जब पब्लिक से निमंत्रण लेते थे, जब उनको बुला के उनसे बात करते थे ऑफिस में अलग अलग। जब वह मुख्यमंत्री बने तब तो आप स्टूडेंट थे, बाद में जब केंद्र में मंत्री रहे, घटनाक्रम बदले, तो उनको एक समय ऐसा भी आया विशाल हरियाणा पार्टी का गठन करना पड़ा। जो तो विशाल हरियाणा पार्टी का जिस समय, उस वक्त हम बहुत छोटे थे, नहीं मैं उसको आगे जा रहा हूँ। विशाल हरियाणा पार्टी का गठन करना पड़ा, वो फिर राजनीति में आगे बढ़े, फिर कांग्रेस में विलय हुआ। आपका राजनीति में उदय किस सन में, हम ये कहें कि पहली जो आपकी चुनावी राजनीति थी, आपको उतारा बाबूजी ने, आपके ने, पिताजी ने, किस तरह उतारा, खुद के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मेरे को सरपंची लड़वाया यहाँ गांव का। सबसे पहले कि अगर तुमने राजनीति लंबी करनी है तो गांव की समस्या जो हैं वो सीखोगे, उनको कैसे हल करना है वो सीखोगे, जब भी आप आगे जा सकोगे। क्योंकि पंचायती समस्या सबसे ज्यादा होती है गांव में, किसी भी हल्के में। मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने बेटे छोटे को कहा कि भाई चुनाव लड़ लिए सरपंची का, तो आपको रामपुरा से सरपंच बनाया। कोई सामने भी था? कोई सामने मैदान में उतरा? सामने में उतरे थे, तो चुनाव लड़ा, बिल्कुल तो जीत हुई। हाँ, अच्छा, चुनाव सरपंच बने आप। हाँ। तो सरपंची के बाद फिर मैंने कहा जी अब 4 साल सरपंची कर ली। जब ये ब्लॉक समिति के इलेक्शन आए तो मैंने कहा जी मैं लड़ देता हूं। तो उन्होंने कहा तेरे मन में है तो लड़ ले भाई। नेताजी बड़े भाई एमएलए थे, मंत्री थे। तो राव इंद्रजीत मंत्री थे उस समय। राव इंद्रजीत उस समय मंत्री थे। तो मैं लड़ा तो मैं हारा उसमें। अच्छा। तो मुंह लटका के जब घर आया तो साहब ने कहा कि भाई क्या बात है, हार जीत इलेक्शन में तो होती रहती है, तुम चुनाव लड़ोगे तो हार जीत तो होएगी। यूं थोड़ी है कि हमेशा जीतते रहोगे, कभी हार कभी जीत। मतलब सहज भाव से लेना बताया उन्होंने, वो समझाया। फिर उसी के 2 साल के अंदर एमएलए के इलेक्शन आए। कौन सा सन था पहला चुनाव लड़ा? 2005। तो भाई भी कांग्रेस में थे और फिर आप? नहीं, भाई एमएलए, एमपी हो गए थे। भाई एमपी हो गए थे। अच्छा, उस जब सीट खाली हुई, क्योंकि वो एमपी बन गए थे। जी। तो जब मैं लड़ा 2005 में, उपचुनाव नहीं था, जनरल इलेक्शन था 2005 में, तो पहली बार विधायक बने आप जी। तो विधायक बनने के बाद एक आपके बारे में भी बात करेंगे, और सबसे पहले क्योंकि उनका जन्मदिन है आज, राव वीरेंद्र सिंह का, राव वीरेंद्र सिंह के कामों के बारे में, जिनको याद किया जाए, जिनको ऐतिहासिक हिस्टोरिकल हम कह सकते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री भी और बतौर केंद्रीय मंत्री भी लंबा समय वे सत्ता में रहे, कभी चुनाव हारे कभी जीते, लेकिन ज़्यादातर जो उनके पास ये था कि राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, अहिरवाल की, आप भी जानते हैं। तो उनके नाम, आप भी आज भी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनके नाम और काम को लेकर के जाते, क्या उनके महत्वपूर्ण कुछ काम हमें बता पाएंगे? राजनीति में रहते उन्होंने क्या कुछ किया? देखिए, सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र खोले। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ जो राव साहब ने करी, जिसके ऊपर ध्यान कम जाता है, कि उन्होंने रावी ब्यास की ट्रीटी करवाई, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठा के। उसकी फोटो भी लगी हुई है, अगर आपको तो नहीं। हाँ, वो ठीक है, तो समझौता करवाया था बाद में जो है। हाँ जी। वो बाद में राजीव गांधी ने वो पलट दिया। वो एक बार उन्होंने मुझसे साक्षात्कार में ये बात कही थी कि समझौता सिरे चढ़ जाता, लेकिन भजनलाल इंदिरा गांधी को ले गए और उसका शोर ज्यादा मचा दिया, इस तरह मचा दिया कि जैसे पंजाब घाटे में चला गया और हरियाणा बहुत बड़ी जीत की ओर, इस तरह फिर उसका विरोध शुरू हुआ पंजाब में। क्योंकि अगर वो अमल हो जाता तो आज के दिन जो हमारे पास पानी की कमी रहती है कनाल में अपने खेतों के लिए,
वो नहीं रहती, वो पूर्ति हो जाती है उसकी। जी जी क्यों आज भी जो हरियाणा को पानी आना चाहिए था जी जी वो पंजाब इस्तेमाल नहीं कर सकता, जी जी और वो पाकिस्तान को जा रहा है। क्योंकि जौ हमारे इलाके में जौ ही हुआ करता था, चना होता था, हम्म, तो क्योंकि पानी तो था नहीं, जी जी खारा पानी है हमारे यहाँ, तो जौ एक चीज थी जो हर एक किसान बोता था। उसका दाम उन्होंने बढ़ा के गेहूं के करीब ला दिया था, जी जी तो उसमें फायदा बहुत हुआ लोगों को, किसानों का। अंगूर के भाव पे जी जी जौ बिकवाए थे। अच्छा, ऐसा उनका बारे में हाँ, कहते तभी कहते हैं राव आया भाव आया भाव है, आया, जी। तो उसकी चर्चा चलती है जो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक राव साहब का कृषि क्षेत्र से अलावा, पानी के अलावा जो डेवलपमेंट की बात है। जैसे एक हम सुनते हैं कि नारनौल की ये सड़कें आपने भी सुनी होगी, जो जी। उनके ज़माने में जो काम हुआ साबी बैराज का जो है, उनके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, उनके विकास के बारे में जो। ये बड़ा कठिन सवाल कर दिया आपने। सुन तो रखा ही होगा जो काम, तो सुन तो रखा है, पर मैं कितना याद कराऊं, कितना मैं दोहराऊं, वो थोड़े से आप तो बता दीजिए। देखिए। अगर साहब की सोच की बात करी जाए जी तो उन्होंने शुरुआत में जब मुख्यमंत्री बने जी तो उन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी, सोना लिफ्ट कैनाल जी सिस्टम, जी जी कि हमारे इलाके का, पूरे हरियाणा का ढाल यमुना की तरफ है। जी जी अब जो पानी उठा रहे हैं यमुना से जी और पहुंचा रहे हैं, वो पंप सिस्टम से पहुंचा रहे हैं, हर एक लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं। जी तो राव साहब की सोच ये थी कि एक दफा पानी को उठाएं, सोना के पास जी यमुना से पानी उठा के जी और सोना की पहाड़ी पे चढ़ा दें, अच्छा तो उसके बाद तो ढलान है, वो पानी अपने आप ही यमुना की तरफ चल देगा। अच्छा, वो पंजाब में भी इरिगेशन मिनिस्टर रहे थे। जी। अभी मेरे पास राव गजराज सिंह बैठे थे, उन्होंने ये किस्सा बताया उनके बारे में कि वो स्कीम जो ये आज नहरी पानी की हम बात कर रहे हैं, लिफ्ट इरिगेशन की परिकल्पना तो राव वीरेंद्र की थी। वो बता रहे थे, वो संयुक्त पंजाब के समय जब इरिगेशन वो मंत्री थे। सोना से लिफ्ट था। हाँ हाँ, सोना के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर पानी चढ़ा के, तो कल्पना तो बड़ी थी उनकी जो। बड़ी थी। नहर की खुदाई भी हो गई थी, अच्छा अच्छा, कई जगह के ऊपर नहर की खुदाई भी हो गई थी, एक्विजिशन भी हो गई थी। अभी भी अगर आप जाओगे तो कहीं कहीं आपको वो उसकी वो कैनाल की वो मिलेगी। अच्छा, मतलब उन्होंने थोड़े से कार्यकाल में शुरू करवा दिया था जो। शुरू करवा दिया। तो क्योंकि मैं राव गजराज सिंह से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो ड्राफ्ट लेकर के आए थे पंजाब के अधिकारी, उस समय संयुक्त पंजाब के अधिकारी, उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे, यहाँ के लिए भी बनाए थे। जो रेवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्लान जो बताया उन्होंने, कि रेवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन भी प्लान राव साहब के समय में तैयार हुआ था कागजों में। बाद में जमीन पर तो उतरा चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में, काफ़ी बदलाव रहा, लेकिन उन्होंने पानी के लिए काम किया। तो जो मैं सड़कों की बात कर रहा था, सड़कों की बात, नारनौल रोड, गढ़ीबोली रोड, ये बताते हैं कि उनके टाइम में 5-6 सड़कें प्रमुख रूप से बनाई गई थी। कौन ये NH8 भी आप उनके टाइम की प्लानिंग है। अच्छा, यहाँ से जो गुजर रहा है जो। हाँ जी, क्योंकि पहले रास्ता था सोना होके, अच्छा, जयपुर जाने के लिए। रेवाड़ी भी जब आया करते थे हम, तो सोना होके आया करते थे, सोना, भिवाड़ी और फिर यहाँ दारवेड़ा। तो इधर जब रामपुरा में आते थे तो भगवत भक्ति आश्रम में उनका जाना, समय बिताना, ये होता था। हाँ जी, भगवत भक्ति आश्रम में जाते थे। अच्छा अच्छा। जिस समय मुझे याद है राव वीरेंद्र सिंह का निधन हुआ, उस समय नॉमिनेशन भरे जा चुके थे, चुनाव था। हाँ जी, हो चुके थे। तो आपका भी नॉमिनेशन हुआ था? नहीं, मैं कैंपेन कर रहा था, यहीं था मैं। अच्छा अच्छा। रात को होके आया था, कैनवसिंग करके आया था, तो सुबह प्रोग्राम बना हुआ था कि भाई कहाँ कहाँ जाना है। तो सुबह 6:30 बजे ही फ़ोन आ गया कि राव साहब नहीं रहे। अच्छा यादवेंद्र जी, एक बार लौट करके फिर कृषि विज्ञान केंद्र पर आते हैं। आपने बताया कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाए, यहाँ पर भी खुलवाया, रेवाड़ी में भी खुलवाया, दूसरी जगह भी खुलवाया। किसानों की बेहतरी में इनका क्या असर, क्या योगदान रहा कृषि विज्ञान केंद्रों का? क्या किसानों की स्थिति में सुधार आया इनके स्थापना के बाद? क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को पता नहीं होता था कि नई डेवलपमेंट क्या है, नई बीज कौन से बने हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करना है। जी जी। तो
हमारा हिसाब, किसान का आम का हिसाब यही होता था कि जो बाप दादा करते हुए आए हैं वो भी वही करते रहे हैं उसी हिसाब से। तो हमारी जो औषधि थी वो नहीं बढ़ रही थी। तो ये कृषि विज्ञान केंद्रों से जो नए बीज के बारे में, नई टेक्निकों के बारे में, फर्टिलाइजर कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, किस वक्त करना है, वो सिखाया गया था किसानों को। वो आज तक भी सिखा रहे हैं। यादवेंद्र जी, एक पुराना सवाल फिर से, पहले भी कई बार पूछा गया, आज फिर पूछ रहा हूँ। उनकी प्रतिमा पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है, रेवाड़ी में कहीं भी नहीं है, और मांग भी नहीं उठती है उस बारे में। वो आपने जो समाधि स्थल तो बनाया है, उसका जो प्रतिमा के पीछे का क्या इतिहास है वो एक बार दोहरा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक जब हम पहले आए थे तो बहुत राव साहब ने साफ साफ कह दिया था कि भाई मेरी कोई बुत या मेरी कोई स्टैच्यू में नहीं लगानी कभी भी। तो हम कई बैठे हुए थे, साहब के शागिर्द भी बैठे हुए थे। तो कहे साहब क्यों नहीं, अगर ये ऐसी बात हुई क्यों नहीं, सबकी दुनिया के लगते हैं। तो उन्होंने यही कही कि भैया 364 दिन साले कबूतर बीट करेंगे मेरे ऊपर, एक दिन तुम नहा धुला के ऊपर माला डाल दोगे, तो मेरे को नहीं चाहिए। तो उनका सोच किस तरह का था? वैज्ञानिक सोच, जैसे आजकल जैसे हम धार्मिक कर्मकांड की बात करते हैं, कहीं जाना, उनका इस तरह का, या वैज्ञानिक सोच जो है केवल आगे बढ़ना, एजुकेशन पर ध्यान देना, किस तरह का था? नहीं, वैज्ञानिक सोच थी। जी जी। ये साहब अगर मंदिर जाया करते थे तो अपने घर के ही मंदिर है वहां जाया करते थे। जी जी। वैसे कहीं दूर दूर धाम पे या इस पे मंदिर में नहीं गए वो। अच्छा, इस तरह का नहीं था। हाँ। जो तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो साहब के बारे में एक आम धारणा बनी हुई है कि वो जो बिल्कुल अपने पक्के होते थे, वो जो धमकाने के बाद भी, डांट खाने के बाद भी लौट करके आ जाते थे, उनको राव साहब अपना मानते थे। क्या बात थी जो उस तरह का, क्या किस्सा है? किस्सा क्या आज भी एक धारणा बनी हुई है जो? देखिए वैजी, उस वक्त ये थी कि आदमी जो डांट खा के खड़ा रह जाएगा वो पक्का है मेरा। वो पक्का है मेरा। हाँ, क्योंकि राव साहब की डांट खाना आसान काम नहीं था, काफी कैडी पड़ती थी। और हम भाइयों में से मैं ही था एक जो डांट खाने के बाद खड़ा रहता था। हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा लगाव था मेरी तरफ कि ये भगता नहीं है। राव यादवेंद्र जी, आप काफी नजदीक रहे राव साहब के, छोटे बेटे हैं। उनके खान पान के बारे में थोड़ी सी हमारी जिज्ञासा है। किस तरह का खाना था? क्या बिल्कुल सादा खाना, या कुछ खास पसंद उनकी, उस बारे में जानना चाहेंगे। भोजन एकदम सादा या क्या कुछ था, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सादा था। अच्छा। हाँ। सादा भोजन, जैसे कई बार होता है कि ये पसंद था, ये फल पसंद था। नहीं, फल तो पसंद थे ही राव साहब को, पर वो वही दूध गाय का दूध, हमेशा गाय का दूध। जी जी। घर का मक्खन। जी जी। वही दाल सब्जी। तो यहाँ से जो गौशाला थी ना, अभी भी है मेरे ख्याल से। हाँ जी। गौशाला से दूध आ जाता था? नहीं। अच्छा, नहीं। अच्छा। उस वक्त जब तक रामपुरा में थे तो हमारी घर की गौशाला थी, दूध वहां से आया करता था, वहीं की वहीं। अच्छा, एक चीज हमने देखी, आप इसको राजनीतिक सवाल कह लीजिए, पारिवारिक कह लीजिए, बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह जो रास्ता था राजनीति में आगे बढ़ने का, उसमें बहुत आगे बढ़ गए, और छोटे भाई पीछे रह गए। नहीं राजनीति में उतनी कामयाबी मिली जितनी राव इंद्रजीत को मिल पाई। इसके पीछे वजह क्या रही? जो ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्यों बुलवाना चाह रहे हो? मेरे से रहने दीजिएगा ये प्रश्न। अच्छा, हम रह, तो ये खुद के बारे में तो बता दीजिए। आप शांति से बैठे, राजनीति नहीं कर रहे हैं, कब सक्रिय होंगे आप? नहीं, सक्रिय तो होऊंगा जब परिसमन हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि अभी पता नहीं कि कैसे परिसमन होएगा, कहाँ पर सीट बटेंगी, कैसी उनकी वो गठन होएगी। पर हाँ, लोगों में आना जाना तो फिर भी रख रहा हूँ, पर उस हिसाब से नहीं जैसे पहले रखता था। नहीं, आपकी जो थोड़ी सी उदासीनता, जो चर्चाएं आती है कि राव यादवेंद्र जी थोड़े से उदासीन है राजनीति में इस चुनाव के बाद, ये बिल्कुल गलत सवाल है। गलत सवाल। ठीक है, इस तरह की धारणा नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं, और चुनावी मैदान में जब भी दम दिखाने का मौका आएगा तो तैयार रहेंगे। जो हाँ, इस तरह की बात नहीं है। जो दोस्तों, आपने राव यादवेंद्र सिंह के संस्मरण सुने। पिता राव वीरेंद्र सिंह को लेकर के इन्होंने जो यादें अपने पास थी वो काफ़ी कुछ बताई है। कुछ अगली साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर आएंगे 20 फरवरी को, फिर मिलेंगे इनसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जय हिंद।
है।